पॉरीफेरा में आने वाले जो स्पंजेस हैं, इनके शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जैसे भोजन, उत्सर्जन, श्वसन, और इन सभी कामों को करने के लिए इसके शरीर में कोई भी तंत्र नहीं पाया जाता। तो इसके शरीर में एक नाल तंत्र बनता है, जिस नाल तंत्र के अंतर्गत पानी विशिष्ट छिद्रों से प्रवेश करता है और इन छिद्रों को हम नाम देते हैं ऑस्टिया। ये ऑस्टिया केंद्र की एक गुहा में पानी को लेकर जाता है, जिसे हम कहते हैं स्पंजोसील। और स्पंजोसील में उपस्थित जो कोएनोसाइट कोशिकाएं हैं, ये श्वसन की, पोषण की या जितनी भी शरीर के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं हैं उसको पूर्ण करने का काम करती हैं। रचना के आधार पर अगर मैं बताऊं आपको, तो देखिए आपको 3 तरह का तंत्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो सबसे पहला वाला तंत्र है, और इस तंत्र की मैं आपसे बात करूं तो मैं इसको एस्केनॉइड प्रकार का नाल तंत्र कहती हूं। और इसमें आप देखेंगे ये बाहर की तरफ जो ऑस्टिया हैं, यानी बाहर से देखने पर जो छिद्र दिखाई दे रहे थे, वो पूरी एक कोइनोसाइट सेल के माध्यम से घिरे हुए हैं और इन छिद्रों के माध्यम से जल शरीर के भीतर प्रवेश करता है। केंद्र में ये एक गुहा बनी हुई है, जिसे हमने नाम दिया स्पंजोसील। इसमें पानी भर जाता है और ऊपर की तरफ जहाँ पे एरो बन रहा है, यहाँ पे एक ऑस्क्यूलम है जिससे बाहर निकल जाता है। इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ, इसी में फोल्डिंग्स हुई और ये दूसरे प्रकार का नाल तंत्र हमें दिखाई दे रहा है। आप पहले और दूसरे को अगर कंपेयर करेंगे तो पहले और दूसरे के बीच में छिद्रों की संख्या बढ़ जाती है। इसको हम कहते हैं साइकेनॉइड प्रकार का नाल तंत्र। ये जो तीसरा नाल तंत्र हमें नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, आप देखेंगे कि इसमें जो स्पंजोसील है वो तो बहुत सिकुड़ गई है, और ये जो साइड के जो छिद्र थे या ऑस्टिया थे, ये विभिन्न प्रकार की नलिकाओं का निर्माण कर देते हैं और इसको हम कहते हैं ल्यूकेनॉइड प्रकार का नाल तंत्र। इन तीनों चित्रों को देखकर हमने स्पष्ट कर लिया कि शरीर में एक विशिष्ट प्रकार का तंत्र पाया गया है, जिसे हमने नाल तंत्र नाम दिया। और अगर मैं बहुत पुरानी स्पंजेस की बात करूं, मतलब बहुत एक्सटिंक्ट टाइप की स्पंजेस की बात करूं, जो कि पहले के समय में पाई जाती थी, उनका जो नाल तंत्र था वो बहुत ही सरल प्रकार का था वो। और ये जो पूरा नाल तंत्र है, इसकी तुलना हम इस तरह से कर सकते हैं कि जो मध्य की स्पंजोसील है उसको कलश का पेट मान लिया जाए, जिसके अंदर पानी भरा रहता है। चारों तरफ का जो आवरण बना हुआ है वो मैं इस तरह से मान सकती हूँ जैसे कलश की दीवारें हैं। और हम ये मान सकते हैं कि कलश में चारों तरफ बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, तो पानी इन सब छिद्रों से भीतर तो आ सकता है, लेकिन बाहर निकलने के लिए उसे कलश के मुंह की या ऑस्क्यूलम की ज़रूरत होती है। 3 प्रकार के नाल तंत्र मैंने आपको चित्र के आधार पर दिखाएं। आप एक बार चित्र दोबारा देख लीजिए कि देखिए, पहला है सरलतम प्रकार का नाल तंत्र, जिसे मैंने नाम दिया एस्केनॉइड प्रकार का। दूसरा उससे कुछ जटिल है, जिससे किनारों में थोड़ी सी फोल्डिंग हो गई है, इसको मैंने कहा साइकेनॉइड प्रकार का। और तीसरा नीचे की तरफ सबसे अधिक विकसित प्रकार का है ल्यूकेनॉइड प्रकार का। चलिए, तो हम पहले की बात करते हैं, जिसे हमने नाम दिया एस्कॉन प्रकार का नाल तंत्र। बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की जो स्पंजेस होती थी, या पहले के समय में जो कम विकसित प्रकार की स्पंजेस पाई जाती थी, इनका जो नाल तंत्र है या इनमें जो कैनाल सिस्टम है वो बहुत सरल था। इनका शरीर एक थैले या कलश की तरह था, जिनके पूरी शरीर पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते थे। मैंने आपको पहले भी बताया, इन छिद्रों को हम नाम देंगे ऑस्टिया। ऑस्टिया के चारों तरफ जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं पोरोसाइट। ये पोरोसाइट कोशिका के आकार को घटा बढ़ा सकती हैं, इसमें संकुचन और शिथिलन पाया जाता है। स्पंजोसील से जो जल आता है वो केंद्र की ओर एक बड़ी सी गुहा में खुलता है। आप प्रीवियस चित्र को फिर से देख सकते हैं कि जो जल है वो इस मुख्य गुहा में आता है, जिसको या तो स्पंज गुहा नाम आप दे दें या स्पंजोसील ही कहें। और स्पंजोसील में ऊपर की तरफ एक मुंह के समान रचना पाई जाती है, जिसे ऑस्क्यूलम कहते हैं। तो जल ऑस्टिया से आया और ऑस्टिया से आने के बाद वो कुछ देर स्पंजोसील में रुका और फाइनली ऑस्क्यूलम से होता हुआ बाहर निकल गया। इस प्रकार के नाल तंत्र को हमने नाम दिया एस्कॉन कोटिका या एस्केनॉइड प्रकार का स्पंज। इस शब्द की उत्पत्ति एस्कॉस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है चमड़े की बोतल।
जो एस्कॉन नाल तंत्र है, इसमें कैसे ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं, तो मैंने आपको बताया कि पानी केंद्र में जाकर एक स्पंजोसील में जमा हो जाता है। इस स्पंजोसील में अंदर की तरफ कॉलर कोशिकाएं या कोइनोसाइट्स पाई जाती है। कॉलर कोशिकाएं इसलिए कहते हैं कि इसमें जो आकृति है वो कॉलर की जगह पर सिचुएटेड है। आगे मैं आपको चित्र में दिखाऊंगी। इसकी कॉलर निर्माण के लिए बहुत छोटे छोटे से इस पे कशाब जुड़े हुए होते हैं। बीच में से एक बड़ा कशाब निकला रहता है। ये सारे जो कशाब है ये रेगुलर बीटिंग या स्पंदन करते हैं, जिससे नाल तंत्र में जल आता रहता है और जल के साथ भोजन भी आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाती है। स्पंजोसील में जब ये ऑक्सीजन और भोजन आता है तो उसके बदले में शरीर की कोइनोसाइट कोशिकाएं CO2 को मुक्त कर देती हैं, भोजन का पाचन कर देती हैं और ये आगे की तरफ धकेल दिया जाता है और ऑस्क्यूलम द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और अवशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। एस्कॉन प्रकार का नाल तंत्र के लिए मैं एग्जाम्पल की बात करूंगी तो ये मुझे दिखाई देता है ल्यूकोसोलिनिया में। अंदर की तरफ मैंने आपको बताया कि ये जो कैनाल है जिसको मैंने स्पंजोसील कहा, इसमें किस प्रकार की कोशिकाएं हैं, कोइनोसाइट कोशिकाएं। और एस्कॉन जो स्पंजेस हैं इनकी बाह्य स्तर पे कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, पिनेकोडर्म कोशिकाएं। ये जो पिनेकोसाइट्स होती हैं ये क्या करती हैं, रंध्र कोशिकाओं का ही मॉडिफिकेशन हो जाती हैं। बाह्य सतह से ये कशाब युक्त होते हैं और ये एक कोइनोडर्म की फॉर्म में दिखाई देती हैं। एक्सटर्नल लेयर कोइनोडर्म, इंटरनल लेयर पिनेकोडर्म और इसके बीच में एक द्रव्य भरा रहता है जिसको हम मीजोकाइम कहते हैं या मीजोहाइल कहते हैं। इसमें अमीबाइड प्रकार की कोशिकाएं दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार के तंत्र का मैं एक रेखा चित्र बना लूँगी जिसमें मैं पहला चीज़ लिखूँगी ऑस्टियम। ऑस्टियम से जो जल है ये नालों द्वारा होता हुआ, ऑस्टिया से जल नालों द्वारा होता हुआ केंद्रीय स्पंजोसील में आ गया और स्पंजोसील से ऑस्क्यूलम द्वारा होता हुआ शरीर के बाहर चला गया। ये वाला रेखा चित्र भी आप ज़रूर बनाएंगे। दूसरा जो नाल तंत्र है उसे मैंने नाम दिया साइकेनॉइड कैनाल सिस्टम। हिंदी में मैंने इसे कहा साइकनी नाल तंत्र। जो एस्कॉन स्पंजेस थे उनके मैंने साइड में केवल नालें देखी थी, लेकिन जब उद्विकास इनका हुआ और स्पंजेस को दिन में कई बार जब जब जल शरीर में भीतर प्रवेश करता था कई बार आकार घटाना और बढ़ाना पड़ा। ये जो एस्कॉन प्रकार का नाल तंत्र था उससे थोड़ा सा ज़्यादा जटिल हो गया, थोड़ा सा अधिक विकसित हो गया और स्पंजेस का आकार घटाने बढ़ाने के जगह पर हुआ ये कि शरीर की जो बाह्य कैनाल थी इसमें फोल्डिंग्स बनने लग गई, इसमें वलन बनने लग गए और इस अंतर्वलन से दो तरह की कोशिकाएं बनी। आप इस अगले चित्र में इसको देखिए कि दो तरह की फोल्डिंग्स बनी है। एक जिन्हें मैं कहूँगी ब्लाइंड एंड वाली या अंधवर्ध वाली। एक में आप देखेंगे कि जल प्रवेश तो कर सकता है लेकिन शरीर के अंदर नहीं आ सकता। दूसरी तरह की ऐसी नालें बनी हैं जिन्हें अरिय नाल कहते हैं, रेडियल कैनाल्स कहते हैं। ये नाल बाहर की तरफ नहीं खुलती। तो दो तरह की नालें हैं, एक अंधनाल और एक अरिय नाल। ठीक है, तो उद्विकास में अंतर्वलन हुआ और अंतर्वलन के बाद दो प्रकार की नालें बनी। एक जो कि बाहर की ओर खुलती है जिन्हें मैंने अंधनाल या ब्लाइंड कैनाल कहा और दूसरी जो शरीर में अंदर की ओर खुलती है उन्हें मैंने अरिय नाल कहा। होता क्या है, इन अरिय नाल के अंदर बहुत छोटे छोटे से जो हमारी कोइनोसाइट नाम की कोशिकाएं, जिसे मैंने कॉलर कोशिका कहा था, वो यहाँ पर उपस्थित होती हैं। अंतर्वाही नाल और अरिय नाल एक के अंतर के बाद मिलती हैं या एकांतरण क्रम में मिलती हैं। दोनों के बीच में दीवार होती है। तो जिससे जल शरीर में भीतर की ओर आता है उसे मैं कहती हूँ प्रोसोपाइल या आगम द्वार, और जिससे जल अरिय नाल से होता हुआ स्पंजोसील में जाता है उसको मैं कहती हूँ एपोपाइल या अपद्वार। तो इसका जो मैं रेखा चित्र बनाऊंगी वो किस तरह से दिखाऊंगी मैं, ये रहा आपका रेखा चित्र
कि जो जल है ये सबसे पहले किस में प्रवेश करेगा? ऑस्टिया में। ऑस्टिया के बाद ये अंतर्वाही नाल से या ये जो अंध नाल है इनसे होता हुआ प्रवेश करेगा। अंतर्वाही नाल के प्रोसोपाइल से होता हुआ ये प्रवेश किस में करेगा? अरिय नाल में। अरिय नाल का एक छिद्र है अपद्वार या एपोपाइल, इससे जल प्रवेश करेगा स्पंजोसील में या स्पंज गुहा में, और फिर ये जल पिछली तरह से ही ऑस्क्यूलम से होता हुआ शरीर से बाहर निकल जाता है। जो साइकॉन प्रकार का नाल तंत्र है इसका उदाहरण है साइकॉन और स्काइफा, दोनों में ये हमें देखने को मिलता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो साइकॉन के लार्वा होते हैं उनमें जो नाल तंत्र है वो किस प्रकार का पाया जाता है? एस्कॉन प्रकार का, यानी कम विकसित प्रकार का। तो मैं आपसे दो प्रकार के नाल तंत्र की बात कर चुकी हूँ, एस्कॉन जो कि सरलतम है और उससे अधिक विकसित जिसे मैं कहती हूँ साइकॉन प्रकार का नाल तंत्र। तीसरे प्रकार का नाल तंत्र है जिसे मैं कहती हूँ ल्यूकॉन प्रकार का नाल तंत्र। ये सर्वाधिक अधिक विकसित है, ये सर्वाधिक जटिल है। जटिलता की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा फोल्डिंग्स आ जाती है। एस्कॉन में बिल्कुल फोल्डिंग नहीं है। साइकॉन में जो फोल्डिंग हुई है उससे दो प्रकार के इसमें चैनल्स बन गए हैं, दो तरह के अंतर्वलन बन गए हैं, एक अंधनाल के रूप में और एक अरिय नाल के रूप में। ये सबसे अधिक विकसित प्रकार का है। तो इस जटिलतम में किस वजह से जटिलता आई? क्या होता है कि ये जो ल्यूकॉन प्रकार का कैनाल तंत्र है इसमें बहुत अधिक यानी चरम सीमा के अंतर्वलन बनने लग जाते हैं। इस अंतर्वलन के कारण क्या होता है? छोटे छोटे से कक्ष बन जाते हैं, बहुत छोटे छोटे से गोलाकार कक्षों का निर्माण हो जाता है। आपने पहले चित्र में देखा था। अभी आगे मैं आपको फिर से एक चित्र दिखाती हूँ। बहुत सारे कॉलम्स बनने से क्या होता है कि जो केंद्र में उपस्थित स्पंजोसील है या स्पंज गुहा है वो समाप्त हो जाती है। तो क्या होता है कि जो जल है वो चर्म में उपस्थित जो ऑस्टियम है या डर्मल पोर्स हैं उनसे निकलकर पहले तो आता है अंतर्वाही नाल में। अंतर्वाही नाल से ये छोटे छोटे कशाभी कोष्ठों में पहुंचता है। और जो मैंने बात करी थी आपसे कि छोटे छोटे से शरीर में कॉलर की शेप की जो रचनाएं पाई जाती हैं वो कॉलर कोशिकाएं या वो कोइनोसाइट अब इन छोटे छोटे कॉलम्स में हैं। ठीक है, एस्कॉन में क्या था कि ये सारी कॉलर कोशिकाएं कहाँ थी? केंद्र की स्पंजोसील में। साइकॉन में क्या था कि ये छोटी छोटी कोइनोसाइट कोशिकाएं कहाँ थी? जो रेडियल या अरीय प्रकार की नाल बनी थी उसमें। और अब इसमें सर्वाधिक विकसित ल्यूकॉन में क्या हुआ? ये छोटी छोटी जो कोइनोसाइट कोशिकाएं हैं, ये कोलर कोशिकाएं हैं, ये किस में पाई जाएंगी? इन छोटे छोटे कशाभ युक्त कोष्ठों में। इन कोष्ठों में क्या होगा? कशाभ का लगातार स्पंदन होगा, जल वाहन का संवहन होगा और इसके द्वारा जल एपोपाइल से होता हुआ जो अंतर्वाही नाल में आया था अब वो बहिर्वाही नाल में पहुंच जाता है। बहिर्वाही नाल को हम ये कह सकते हैं कि स्पंजोसील सक्रिय हो गई है और अब वही बहिर्वाही पतली सी नाल का निर्माण करती है। ये बहिर्वाही नाल शरीर में बाहर की तरफ खुलती है। तो ये जो पूरा नाल तंत्र था ये बहुत अधिक विकसित है, बहुत ज़्यादा इसमें ब्रांचिंग हो जाती है। ब्रांचिंग होने की वजह से पहली चीज़ ये कॉम्प्लेक्स हो गया, दूसरी चीज़ इसकी स्पंजोसील लुप्त हो गई। और जो मैंने सबसे प्रिमिटिव प्रकार का नाल तंत्र देखा था इसमें पाए जाने वाले जीवों में जो सम्मिति थी वो कई बार द्विपार्श्व अरीय सम्मिति थी और कई बार अरीय सम्मिति थी, पहली चीज़। दूसरा जो साइकॉन प्रकार का नाल तंत्र था, जो साइकॉन प्रकार का नाल तंत्र है इसमें जो सम्मिति है वो हमें अरीय सम्मिति दिखती है। और ये जो तीसरे प्रकार का नाल तंत्र है इसमें क्या होता है कि इसमें सम्मिति ही खत्म हो जाती है। तो स्पंजिला और जियार्डिया जैसे में हमने ये चीज़ें देखी, ये वाला नाल तंत्र देखा, उसकी वजह से इसकी सम्मिति खत्म हो गई। अब इसमें क्या क्या विशेषता दिखी? पहली, अरीय नालें नहीं हैं, कॉलर कोशिका जो है वो छोटे छोटे कोष्ठों में है, मुख्य स्पंजोसील गायब हो गई है, उसकी जगह बहिर्वाही नाल बन गई है, जो स्पंज गुहिका है या स्पॉन्जोसील है वो पूरी तरह से लुप्त दिखाई दे रही है ना। और जो मीजोहाइल है या मीजन काइमा बनता है किसके बीच में?
कोइनोसाइट कोशिकाओं के बीच में और हमारी कॉलर कोशिकाओं के बीच में, है ना। जो कॉलर सेल्स है इनको हमने एक और क्या नाम दिया था, कोइनोसाइट कोशिका। तो दो तरह की कोशिका क्या है, बाहर की तरफ कोइनोसाइट और अंदर की तरफ जो कोशिकाएं हैं वो है स्पॉन्ज सेल्स। इनके बीच में एक मीजोग्लिया भरा हुआ है, तो ये मीजोहाइल संख्या में बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर मैं और क्लासिफिकेशन करूं इस ल्यूकॉन प्रकार का, तो फिर से इनको 3 प्रकारों में मैं बांटूंगी। पहला यूरीफाइलस प्रकार का। यूरीफाइलस में जो जल का मार्ग होता है ये आप देखोगे आगे की तरफ केंद्रीय ब्रांच से थोड़ा सा विकसित प्रकार का दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ बंचेस बने हुए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज अपमार्गी प्रकार का या एफोडल प्रकार का, इसमें मुख्य नलिका से केवल एक दिशा में जल का गमन होता है। और तीसरा होता है, तीसरे प्रकार का जो तंत्र है यह है द्विमार्गी या डिप्लोडल प्रकार का। इसमें आप डायग्राम में देखो कि दोनों डायरेक्शंस में जल मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के जो डायरेक्शंस हैं वो आप बात कर सकते हैं। इसका मैं मार्ग अगर आपको दिखाऊं तो इसका मार्ग हम लिखते हैं, और आगे रेखा चित्र की बात करें तो फिर हमने क्या कहा, जल प्रवेश करेगा ऑस्टिया से, फिर जाएगा ये अंतर्वाही नाल में, अंतर्वाही नाल के बाद ये जाएगा अभिमार्ग में या प्रोस्यूडस में, उसके बाद जाएगा ये कशाभी कक्ष में, कशाभी कक्ष से जाएगा ये अफोडस में, अफोडस के बाद ये जाएगा बहिर्वाही नाल में और ऑस्क्यूलम से होता हुआ बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो हमने इस तरह का रेखा चित्र की बात कर ली। एक और तरह के तंत्र की हम बात कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं रेगॉन प्रकार का तंत्र। ये किसी भी वयस्क स्पंज में नहीं पाया जाता, ट्रायंगुलर आकृति का होता है, तिकोना सा हमको ये दिख रहा है। डिमोस्पंजिया के लार्वा में हमें ये दिखाई देता है। लार्वा को भी रेगॉन कहते हैं, अवस्था को भी रेगॉन कहते हैं, और इस तंत्र को भी रेगॉन प्रकार का तंत्र हम कहते हैं। इसमें 2 तरह की आपको चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं, एक जो कि बाहर से खुलता है और एक जो कि भीतर से खुलता है, और ये लगभग एस्कॉन प्रकार से जल का प्रवेश लेता है और उसी तरीके से ऑस्क्यूलम से जल को बाहर निकाल देता है। तो ये तो बात हुई इस नाल तंत्र की। अब हम बात करेंगे नाल तंत्र के महत्व की, कि क्या इम्पोर्टेंस है इस नाल तंत्र की। नाल तंत्र स्पंजों के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि स्पंजों के शरीर में जितनी भी जैविक क्रियाएं चलती हैं, जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती हैं, वो इस नाल तंत्र के माध्यम से ही चलती हैं। और अगर किसी स्पंज के ऑस्टिया को या ऑस्क्यूलम को बंद कर दिया जाए तो स्पंज का जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी सारी जैविक क्रियाएं बंद हो जाती हैं। तो बेसिकली क्या क्या फंक्शंस की मैं स्टडी करूँगी। पहला, पोषण। भीतर जो जलधारा आती है वो अपने साथ भोजन को लेकर आती है, जो कि स्पंज द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। दूसरा, श्वसन। जो नाल तंत्र से जल शरीर में प्रवेश करता है, ये जल अपने साथ घुलित ऑक्सीजन को या डिसॉल्व ऑक्सीजन को ले आता है और घुलित कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल देता है। तीसरा फंक्शन है उत्सर्जन। नाल तंत्र में जो उत्सर्जी पदार्थ शरीर में इकट्ठे हो गए होते हैं, अमोनिया है, अमोनिक एसिड है, अमीनो एसिड्स हैं या यूरिया हैं, ये भी ऑस्क्यूलम के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अन्य क्रिया, जनन। जल के द्वारा शरीर में जो जनन है ये पर निषेचन की क्रिया द्वारा होता है। जो शुक्राणु हैं वो इसके स्पंज के शरीर में किसी और जीव से आते हैं और फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। ऑस्क्यूलम के द्वारा लार्वी को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और लास्ट हम बात कर सकते हैं इसमें वर्गीकरण की, कि जो स्पंजेस हैं इसमें हमने 3-4 प्रकार के नाल तंत्रों की बात करी। तो हम ये कहते हैं कि स्पंज जैसे जैसे वर्गीकरण में आगे की तरफ बढ़ते गए, वैसे वैसे जो इनका नाल तंत्र है वो अधिक विकसित और अधिक जटिल प्रकार का होता चला गया।